हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल का एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। आपको हमने बताया था कि अगर आपको बिहार स्पेशल को पूरे ऑल ओवर पैकेज के रूप में आपको समाप्त करना है, तो मैंने एक चार्ट ही आपको बताया था कि अगर आपको बिहार स्पेशल को पूरी तरीके से कंप्लीट करना है तो आप इन चार्ट में दिए गए जितने भी टॉपिक है उन टॉपिक को आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप यकीन माने दोस्तों, आपको बिहार स्पेशल से जुड़े एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, है ना दोस्तों। तो मैंने उस चार्ट में बताया था और उस चार्ट में जो पहला टॉपिक था वो पहला टॉपिक था बिहार का समान परिचय। तो बिहार का समान परिचय का जो वीडियो है दोस्तों ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसे जाकर देखें, है ना। आज का वीडियो में हम लोग दोस्तों बिहार का भूगोल को देखेंगे और बिहार के भूगोल में हम लोग भौतिक विभाजन को आज रखे हैं कि बिहार का जो भौतिक विभाजन का जो स्थिति है वो क्या है। तो इसको आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे। आप क्या करें दोस्तों, बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखें। आपको कहीं पे परेशानी हो तो आप हमारे चैट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिहार का भौतिक विभाजन। सबसे पहले दोस्तों, भौतिक विभाजन जो है ये बिहार का भूगोल से संबंधित टॉपिक है। बिहार के भूगोल में हम लोग बताए थे कि बिहार के मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, बिहार में नदियां के बारे में पढ़ेंगे। तो उन्हीं टॉपिकों में से एक टॉपिक बिहार का भौतिक विभाजन भी है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जहाँ से पीटी में तो क्वेश्चन पूछा ही गया है, साथ ही साथ मेंस में भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे बिहार में उद्योगों की स्थिति क्या है, बिहार में बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति क्या है। तो इन सभी जो प्रश्न है दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का जो जानकारी है आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप बस दिल थाम के बैठिए और आसानी पूर्वक समझने की कोशिश करें, है ना। सबसे पहले दोस्तों भौतिक विभाजन से वो समझने से पहले आप थोड़ी सी जो क्या है दोस्तों बेसिक बातें हैं वो समझें। जैसे दोस्तों ये हमने एक क्या किया दोस्तों, ये एक मान लिया कि हमने मैप बनाया और ये जो मैप है दोस्तों ये मैप मान लिया कि भारत का है। तो यहाँ भारत में बिहार का स्थिति यहाँ पे है ना। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में बिहार की स्थिति क्या है, तो भारत में बिहार की स्थिति यहाँ पे है। अब ये जो एरिया है दोस्तों, ये एरिया का नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये एरिया का नाम दोस्तों अर्थात बिहार जो है भारत में, क्या भारत में ही नहीं बल्कि पूरे ग्लोब पे कितना डिग्री अक्षांश से लेकर कितना डिग्री के बीच है दोस्तों, तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है बिहार। उसके बाद बिहार का देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये है दोस्तों 83 डिग्री से लेकर 88 डिग्री के बीच यानी पूर्वी देशांतर में स्थित है ना दोस्तों। ये है यहाँ पे बिहार स्थित है। अक्षांशीय विस्तार बिहार का 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री के बीच और देशांतरीय विस्तार दोस्तों 83 डिग्री से लेकर 88 डिग्री के बीच है। और देशांतरीय विस्तार बिहार का पूरब की ओर है। जिस तरीके से अक्षांशीय और देशांतरीय डायरेक्शन भारत का है वही डायरेक्शन बिहार का भी अक्षांशीय और देशांतरीय है। अर्थात भारत का भी अक्षांशीय विस्तार उत्तर की ओर है, ठीक उसी प्रकार बिहार का भी अक्षांशीय विस्तार उत्तर की ओर है। भारत का देशांतरीय विस्तार पूरब की ओर है। उसी तरीके से बिहार का भी जो गोलार्ध है दोस्तों, बिहार का भी जो देशांतरीय विस्तार है वो भी पूरब की ओर है। अर्थात हम लोग कहते हैं ना कि जो भारत है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो ठीक बिहार भी भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों में क्या है दोस्तों अवस्थित है ना। इतने चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों भारत जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का कौन सा स्थान पे आता है दोस्तों, 13वां राज्य आता है। पहले 14वां होता था, लेकिन तेलंगाना का स्थापना हो जाने के बाद से इसकी एक स्थान है जो दोस्तों घट गया है, अब होकर ये क्या हो गया 13वां स्थान पे आ गया। उसके बाद इसकी क्षेत्रफल की बात करें, ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो 13वां स्थान पे है। और क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो इसका कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, जबकि हम इसकी लंबाई की बात करें 345 किलोमीटर है। चौड़ाई की बात करें दोस्तों 483 अर्थात 483 किलोमीटर है
है ना। और इसका कुल क्षेत्रफल है दोस्तों 94,163 वर्ग किलोमीटर, है ना। तो आप बिहार का समान परिचय को ज़रूर देखें। वहाँ पे हमने बताया था कि बिहार का प्रशासनिक स्ट्रक्चर क्या है ना, राजनीतिक स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें हमने उसमें बता दिया है। भौगोलिक स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ उसमें हमने बता दिया था। तो आप लोग वहाँ से जाकर देखेंगे, उसमें मैंने बताया था कि बिहार का लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, इतने अक्षांश से इतने अक्षांश के बीच स्थित है। देशांतरीय विस्तार ये है। यहाँ का राजकीय भाषा क्या है, राजकीय पशु पक्षी क्या है, कितने अनुमंडल है, कितने जिले हैं, ये तमाम कितने प्रमंडल है, तमाम जानकारियाँ आपको बिहार के समान परिचय वाले चैप्टर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। तो ये तो हमने देखा दोस्तों कि बिहार की स्थिति भारत में क्या है। तो बिहार की स्थिति भारत में दोस्तों 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच है। जबकि इसकी देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का यह 13वां राज्य है। पहले 14वां पे आता था, लेकिन अब 13वां पे हो गया। क्यों दोस्तों? क्योंकि तेलंगाना का स्थापना हो जाने से इसकी स्थान एक स्थान जो है घट गया। इसका टोटल क्षेत्रफल की बात करें 94,163 वर्ग किलोमीटर। लंबाई कितना है दोस्तों? 345 किलोमीटर और चौड़ाई है 483 किलोमीटर। तो ये तो हमने देखा बिहार का भारत में स्थिति। अब हम लोग आते हैं बिहार का भौतिक विभाजन। तो भौतिक विभाजन को समझने के लिए दोस्तों आपको बिहार के मैप से गुजरना होगा। तो चलिए हम बिहार के कुछ मैप, एक मोटे तौर पे बिहार का मैप बनाते हैं। कुछ इस प्रकार से बिहार का जो मैप है वो है ना। कुछ इस प्रकार से आपको सपोज करके चलना है कि बिहार का मैप कुछ इस प्रकार से है ना। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात जानिए कि बिहार के बीचों बीच से होकर एक नदी गुजरती है। बिहार के बीचों बीच से एक नदी गुजरती है और ये जो नदी है दोस्तों ये पश्चिम से पूरब की ओर गुजरती है। ये यहाँ पे आप तीर देखिए, यहाँ से ये निकलती है और इधर की ओर बहती है, अर्थात ये पश्चिम से पूरब की ओर बिहार में प्रवाहित होती है नदियाँ। तो ये नदी कौन है दोस्तों? ये कोई और नहीं बल्कि हमारी ये क्या है, गंगा नदी है ना। बिहार का पवित्र नदियों में से एक, बिहार का ही नहीं बल्कि भारत का पवित्र नदियों में से एक नदी गंगा नदी है, जो बिहार में पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। और ये नदी दोस्तों बिहार के 2 बराबर भागों में विभाजन कर देती है, अर्थात 2 बराबर भागों में बांटने वाली नदी गंगा नदी है। कई बार प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि बताइए बिहार के 2 बराबर भागों में बांटने वाले नदी का नाम क्या है? तो वो है गंगा नदी। अगर हम गंगा नदी की बात करें दोस्तों तो गंगा नदी की जो कुल लंबाई है दोस्तों 2525 किलोमीटर है, लेकिन ये बिहार में कितना प्रवाहित होती है? तो 425 किलोमीटर ही मात्र बिहार में प्रवाहित होती है। बिहार को 2 बराबर भागों में जब बांटती है तो इस प्रकार इधर वाले जो इलाके हैं ये उत्तरी बिहार के नाम से और नीचे वाले जो इलाके हैं ये दक्षिणी बिहार के नाम से जाना जाता है ना। तो ये तो हमने देखा दोस्तों कि गंगा नदी के है जो बिहार में क्या क्या करती है वो। हमारा टॉपिक है दोस्तों बिहार का जो भौतिक विभाजन है वो। तो बिहार के भौतिक विभाजन को हम लोग दोस्तों 3 चरणों में देखेंगे। जैसे सबसे पहले दोस्तों ये वाला जो इलाका पड़ता है बिहार का ये पर्वतीय भाग है। उसके बाद ये जो आप बीच का हिस्सा देख रहे हैं ये वाला और ये सब पूरे जितने भी बीच के ये हिस्सा देख रहे हैं ये सारे बीच के हिस्सा को हम लोग मैदानी भाग के अंदर बांट कर पढ़ेंगे। अर्थात बिहार में कुल 3 स्थितियाँ ही तो है। एक है उत्तर में पर्वतीय भाग, बीच वाले जो भाग है वो मैदानी भाग होगा और सबसे नीचे दोस्तों झारखंड के तरफ जो पड़ेगा, झारखंड के तरफ ये सब जो कुछ छोटा नागपुर का जो पठारी इलाका है, ये छोटा नागपुर की पठारी इलाका बिहार के कुछ जिलों के साथ सीमा साझा करती है। यही कारण है कि छोटा नागपुर के पठारी हिस्सों में से कुछ जो अंश है ये बिहार के सीमावर्ती जिलों में पाए जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बिहार का जो पठारी जो इलाका है उसके बारे में भी, अर्थात दक्षिण का
प्रायद्वीपीय भाग अर्थात दक्षिण का जो पठारी भाग है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मोटे तौर पे आपको पता हो गया कि बिहार का भौतिक विभाजन 3 प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। एक तो हो गया पर्वतीय भाग के बारे में, दूसरा मैदानी भाग के बारे में, और तीसरा दक्षिण का जो पठारीय भाग है उसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बिहार का जो पर्वतीय भाग है वो, बिहार का पर्वतीय भाग है ना, यहां पे दोस्तों आपको उत्तर में ये नेपाल है, और ये जो नेपाल है दोस्तों, ये नेपाल से आपको पता है कि हिमालय गुजरती है, नेपाल से होकर हिमालय गुजरती है, और नेपाल से हमारे बिहार का सीमा साझा होती है। तो नेपाल से बिहार का सीमा साझा करने वाले जो जिला है दोस्तों, उसी जिले में ये जो उत्तर का जो नेपाल से होकर जो गुजरने वाली जो पहाड़ी जो इलाका, पर्वतीय जो इलाका है दोस्तों, वही पर्वतीय क्षेत्रों का कुछ जो अंश है दोस्तों बिहार के कुछ जिलों में पाए जाते हैं। यही कारण है कि उत्तरी बिहार जो है दोस्तों, यहाँ पे ये पर्वतीय भाग की स्थिति को दर्शाता है ना। जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि नेपाल से होकर गुजरने वाले जो हिमालय है उसका कई भाग है, जैसे ग्रेट हिमालय हो गया, लघु हिमालय, और जो क्या है दोस्तों शिवालिक श्रेणी, ये सब जितने भी श्रेणियाँ हैं दोस्तों ये नेपाल से होकर गुजरती है। तो नेपाल के तरफ से होकर गुजरने वाले जो शिवालिक श्रेणी है, ये शिवालिक श्रेणी का कुछ अंश दोस्तों बिहार के ही भी कुछ क्षेत्रों में दिखाई देता है। यही कारण है दोस्तों कि बिहार में जो पर्वतीय भाग है, ये पर्वतीय भाग कौन से पर्वत का है दोस्तों, तो शिवालिक पर्वत का है ना। अर्थात बिहार में पाए जाने वाले जो उत्तर बिहार में जो पाए जाने वाले जो पर्वतीय भाग है, वो पर्वतीय भाग कौन से हिमालय का है दोस्तों, तो शिवालिक हिमालय का है ना। कौन से, शिवालिक हिमालय का। और ये कितने क्षेत्रों में फैला हुआ दोस्तों, 932 किलोमीटर बिहार के क्षेत्रफल में ये फैला हुआ पर्वतीय भाग। और ये कौन से पर्वत का है दोस्तों, तो शिवालिक श्रेणी का जो पर्वत, शिवालिक जो है, शिवालिक पर्वत का कुछ हिस्सा दोस्तों ये उत्तरी बिहार का जो पर्वतीय भाग है वहाँ पे अवस्थित है ना। तो ये आप कंप्लीट करें। बिहार का जो पर्वतीय भाग है दोस्तों, इसको हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे एक रामनगर दून, उसके बाद एक सोमेश्वर की पहाड़ी, और एक है दोस्तों दून घाटी। ये हम लोग पढ़ेंगे। रामनगर दून, सोमेश्वर की पहाड़ी और दून घाटी। बिहार के पर्वतीय भागों को 3 भागों में हम लोग बांटेंगे, रामनगर दून, सोमेश्वर की पहाड़ी और दून घाटी के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे दोस्तों ये जो दून है, ये दून होता क्या है तो आपको समझना दोस्तों, छोटे छोटे जो पर्वतीय जो इलाका होता है, उन पर्वतीय इलाकों में कुछ घाटियाँ पाई जाती है, क्रमिक रूप से घाटियाँ पाई जाती है, उसी को दून कहा जाता है। जैसे आप लोग देहरादून वगैरह का नाम सुने होंगे, उसी टाइप का जो दून है हमारे बिहार में भी पाए जाते हैं। उसके बाद सोमेश्वर की पहाड़ी से काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। जैसे दोस्तों 2011 के बीपीएससी में पूछा गया था कि सोमेश्वर की जो पहाड़ी है, ये सोमेश्वर की पहाड़ी किस नहर के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो आप इलाका देख रहे हैं, ये सोमेश्वर की पहाड़ी है ना। ये वाला जो इलाका है ये सोमेश्वर की पहाड़ी है, और सोमेश्वर की पहाड़ी की ओर एक ओर त्रिवेणी नहर है और दूसरी ओर भिखना ठोरी है ना। भिखना ठोरी और त्रिवेणी नहर दोनों के बीच में अवस्थित है दोस्तों सोमेश्वर की पहाड़ी। तो हमने क्या बताया दोस्तों, त्रिवेणी नहर। तो क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि बताइए सोमेश्वर की पहाड़ी किस नहर के बीच, किस नहर के किनारे अवस्थित है। तो बिहार का मात्र इकलौता नहर जिसका नाम है दोस्तों त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी नहर के किनारे स्थित है ये सोमेश्वर की पहाड़ी, जो कि शिवालिक श्रेणी के हिस्से में आता है
है ना, यानी उत्तर का जो पर्वतीय भाग है पूरी तरीके से सिरबालिक जो श्रेणी है उसी का कुछ अंश है जो कि बिहार के 932 किलोमीटर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हमने दून के बारे में बता दिया कि दून क्या होता है दोस्तों। दून से काफ़ी कम प्रश्न पूछे जाते हैं, मोटे तौर पे आप इसका बस विभाजन को समझिए। दून जो होता है दोस्तों, छोटे छोटे पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, जो घाटियाँ पाया जाता है पर्वतीय क्षेत्रों में क्रमिक रूप से, है ना, उसी घाटी को हम लोग दून के रूप में जानते हैं, है ना। ये हो गया। त्रिवेणी नहर जो है दोस्तों, ये सोमेश्वर की पहाड़ी इसी के किनारे अवस्थित है। तो ये तो हमने देखा दोस्तों उत्तर का जो पर्वतीय भाग था वो। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों बिहार का मैदानी भाग। हमने बताया था दोस्तों कि ये पूरा बिहार का मैदानी भाग है। उम्मीद है दोस्तों कि पर्वतीय भाग आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों मैदानी भाग। तो बिहार का जो मैदानी भाग है दोस्तों, बिहार के मैदानी भाग में जैसा कि हमने आपको बताया कि बिहार को गंगा नदी दो भागों में बांट देती है, तो उस प्रकार दोस्तों क्या होता है, बिहार जो है पूरी तरीके से दो भागों में बंट जाता है। गंगा के इस ओर का जो मैदान है दोस्तों उसको उत्तरी मैदान कहते हैं, और नीचे वाले जो इलाका है दोस्तों इसको दक्षिणी मैदान कहते हैं। इसको गंगा का भी मैदान कह सकते हैं, अर्थात गंगा के उत्तरी मैदानी भाग और गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग कह सकते हैं। ये दोनों क्षेत्र है जो दोस्तों ये कृषि के लिए जाना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से दोस्तों क्या होता है, ये जो उत्तरी बिहार है दोस्तों, उत्तरी बिहार अपना बाढ़ के लिए प्रसिद्ध होता है, जबकि दक्षिणी बिहार सूखा के लिए प्रसिद्ध होता है। क्यों प्रसिद्ध होता है इसके भी बारे में कहानी है। सबसे पहले आप यहाँ पे इसको विभाजन कर दीजिए कि बिहार के मैदानी भागों को हम लोग दो भागों में बांटेंगे, एक उत्तरी भाग, एक कौन दोस्तों उत्तरी भाग, जबकि दूसरी है दक्षिणी भाग, है ना। उत्तरी मैदानी भाग और दक्षिणी मैदानी भाग ये हम लोग पढ़ेंगे। आपको बताया था दोस्तों कि जो बिहार का जो उत्तरी इलाका है ये पर्वतीय क्षेत्र है। तो ये जो पर्वतीय क्षेत्र है दोस्तों, यही पर्वतीय क्षेत्रों से काफ़ी सारा बिहार में नदियाँ आकर गंगा नदी में मिल जाती है। जैसे कौन सा नदी दोस्तों, घाघरा नदी, फिर कोसी नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, कमला नदी, बागमती नदी, ये तमाम जो नदियाँ हैं दोस्तों ये बिहार के उत्तरी नदियों में से एक है ना। बिहार के उत्तरी नदियों में इसका नाम आता है। तो बिहार के उत्तरी क्षेत्र में तो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाली नदियों का जो ढाल होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसमें गतियाँ बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ पे पानी की अधिकता बहुलता बढ़ जाती है, जिसके कारण यहाँ पे एक बाढ़ जैसी स्थिति संपन्न हो जाती है, खास तौर पे जब वर्षा ऋतु होते हैं उस समय, है ना। तो इसीलिए दोस्तों बिहार में हमेशा बाढ़ होती है, उत्तरी बिहार में। यही कारण है कि उत्तरी बिहार बाढ़ के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में कि बताइए उत्तरी बिहार किस के लिए जाना जाता है। तो उत्तरी बिहार जो है दोस्तों बाढ़ के लिए जाना जाता है ना। ये तो हमने देखा कि हिमालयन से निकलने वाली अर्थात पर्वतीय क्षेत्रों से निकलने वाली जो नदियाँ होती है उसमें गतियाँ ज़्यादा होती है, पानी की बहुलता ज़्यादा होती है, बड़ी बड़ी नदियाँ होती है। यही कारण है कि इस इलाके में ये नदियों के द्वारा बाढ़ लाया जाता है। लेकिन अपने ये क्या करता है दोस्तों, पानी के साथ ये क्या करता है, एक नवीन जलोढ़ मिट्टी लाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पे प्रति वर्ष है जो क्या होते रहता है दोस्तों, हमेशा बाढ़ आते रहता है, और बाढ़ के साथ नए नए मिट्टी आकर मिट्टी का जो अवसाद है यहाँ पे जम जाता है, जिसके कारण ये मिट्टी जो होता है जलोढ़ मिट्टी होता है, और प्रत्येक वर्ष ये मिट्टी बदलते जाता है, अर्थात नवीन जलोढ़ मिट्टी कहलाता है, जिसको हम लोग खादर कहते हैं। और खादर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होता है। यही कारण है कि बिहार में जो उत्तरी बिहार है दोस्तों ये अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे नवीन मिट्टी पाए जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें दोस्तों दक्षिणी बिहार के, तो दक्षिणी बिहार से निकलने वाली नदियाँ काफ़ी छोटी नदियाँ होती है, और ये झारखंड के क्षेत्र से या फिर विंध्याचल पर्वत के क्षेत्रों से निकलती है। यही कारण इन नदियों में उतनी ढाल नहीं होती है, उतनी गतियाँ नहीं होती है, जिसके कारण ये इलाकों में बाढ़ की जो समस्या है बहुत कम देखने के लिए मिलता है। इसीलिए इस क्षेत्र को सूखा क्षेत्र कहा जाता है।
और चूंकि दोस्तों इसमें बाढ़ नहीं आती है, इसलिए इधर का जो जलोढ़ मिट्टी है ये एक बार आया वही दोस्तों क्या रहता है, हमेशा तक एक ही मिट्टी, पुरानी मिट्टी ही रहता है। यही कारण है कि इसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और इस पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जो उत्तरी बिहार में पाए जाने वाले खादर मिट्टी के अपेक्षा कम उपजाऊ होता है ना। ये हमने देखा। हमने क्या बताया दोस्तों कि बिहार का जो मैदानी भाग है ये पूरे मैदानी भाग दो क्षेत्रों में बंट जाता है, एक उत्तरी बिहार का मैदानी भाग और एक दक्षिणी बिहार का मैदानी भाग। दोनों अपने अपने पहचान के लिए जाना जाता है, जैसे उत्तरी बिहार बाढ़ के लिए जाना जाता है और दक्षिणी बिहार है जो सूखा के लिए जाना जाता है। उत्तरी बिहार में बाढ़ क्यों आती है दोस्तों, तो क्योंकि यहाँ पे जितने भी नदियाँ निकलती है सारे हिमालयन नदी होते हैं और हिमालयन नदी में पानी की बहुलता ज़्यादा होती है, उसमें गतियाँ तेज होती है, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष ये बाढ़ लाती है और बाढ़ के साथ साथ अपने साथ एक अवसाद के रूप में नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होता है। जबकि जो बिहार का जो सूखा क्षेत्र है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे नदियों में पानी बहुत कम होती है, सिर्फ वर्षा के समय में ही पानी होती है। यही कारण है कि यहाँ पे बाढ़ नहीं आती है। बाढ़ नहीं आती है तो अपने साथ अवसाद भी नहीं लाती है, अर्थात पुरानी ही मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, जिसे बांगर मिट्टी कहते हैं। और बांगर मिट्टी खादर की अपेक्षा बहुत कम उपजाऊ होते हैं, ये इसलिए जाना जाता है। अब बात रहा दोस्तों कि बिहार का कितने क्षेत्रों पे मैदानी भाग है, तो 95% बिहार का कुल जितना क्षेत्रफल है उसका 95% लगभग जो है उन क्षेत्रों में मैदानी भाग ही पाया जाता है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया, तो इसको रटना नहीं है दोस्तों, आप यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलना। कई बार दोस्तों क्या होता है, आपके पीटी का जो एग्ज़ाम है उसमें 150 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये 150 प्रश्न में से ऐसा कोई भी टीचर या फिर कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि वो 150 में से 150 प्रश्न जानते होते हैं, ऐसा नहीं है। 110, 120, 130 प्रश्न लगभग सभी है जो टीचर और बच्चे हैं जो क्या करते हैं सही कर पाते हैं, लेकिन बाकी जो 20-30 प्रश्न बचते हैं उसमें क्या दोस्तों, तो उसमें आपका जो यही जो कॉन्सेप्ट है वो काम आएगा गेसिंग करने का। जैसे गेसिंग क्या करेंगे, हमने तो बता दिया दोस्तों कि बिहार में वे उत्तरी बिहार जो है बाढ़ के लिए जाना जाता है, वर्षा वाले क्षेत्र है इसलिए बाढ़ के लिए जाना जाता है, सूखा क्षेत्र इसलिए क्योंकि यहाँ पे पानी कम होती है। अब आपको इतना ही जानकारी देकर आपको भेज दिए कि जाओ अब एग्ज़ाम देने चले जाओ। एग्ज़ाम हॉल में तुम गए और आपको पता चला कि यहाँ पे एक ऐसा प्रश्न है कि बताइए बिहार के कौन से क्षेत्रों में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। आपको दे दिया उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार, ऐसे करके 3-4 ऑप्शन आपको दे दिए। आप कहाँ पे मारेंगे दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन का तो जवाब हमने बताया ही नहीं, तो आपको यहाँ पे गेसिंग करना है कि अच्छा आपको पता है कि वन पानी वाले इलाकों में ही पाया जाता है, और हमने बताया था कि बिहार का जो दक्षिणी इलाका है बिल्कुल सूखा इलाका है, पानी की यहाँ पे बहुत कमी होती है, जबकि उत्तरी बिहार जो है ये पानी के लिए ही जाना जाता है, बाढ़ के लिए ही जाना जाता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जहाँ पे वर्षा होगा पानी होगा वहीं पे वन भी पाया जाएगा। तो आपका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा दोस्तों, उत्तरी बिहार। तो इस तरीके से आपको गेसिंग करना है। अगर हम मिट्टी की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि बताइए जो सर्वाधिक जो उपजाऊ मिट्टी है ये बिहार के किस क्षेत्रों में पाया जाता है, तो हमने बताया था अभी कि सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र जो है वो बिहार के उत्तरी हिस्सा है, इसलिए उधर का ही मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होगा, है ना दोस्तों। ये होता। उसके बाद पानी जो होता है पानी से ही डिनोट होता है मिट्टी, इसीलिए आप ये भी समझ सकते हैं कि जिधर पानी ज़्यादा होगा उधर मिट्टी भी अत्यधिक उपजाऊ होगा। तो इस प्रकार आप गेसिंग करके जो प्रश्न आपको टीचर नहीं भी बताते हैं उसको भी आप सही करके आएंगे, है ना दोस्तों। चलिए, तो ये तो हमने देखा कि बिहार का जो मैदानी भाग था उसकी क्या कहानी है, ये है ना। अब हम लोग देखते हैं लास्ट जो ये जो नीचे वाले जो हिस्सा बचा बिहार का, छोटा नागपुर के पठार से जो सीमा साझा करती है उसके बारे में। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये तीसरे टॉपिक को हम लोग कहते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार या फिर दक्षिण का पठारी भाग। दक्षिण का पठारी भाग ये क्या होता है, तो यहाँ से आप देखिए ये जो दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है दोस्तों या फिर पठारी भाग है, जैसे रोहतास, कैमूर,
है ना, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, ये सब जितने भी बिहार के ज़िले हैं ये झारखंड से क्या करती है दोस्तों, सीमा साझा करती है। झारखंड से सीमा साझा करती है। और झारखंड के कौन से इलाके, तो छोटा नागपुर का जो पठार है यहाँ से सीमा साझा करती है। छोटा नागपुर की जो पठार है दोस्तों, ये क्या है, खनिज जो उद्योग है दोस्तों, इससे काफ़ी ज़्यादा संपन्न है। यहाँ पे खनिजों का भंडार मिलता है, विशाल भंडार मिलता है। यही कारण है दोस्तों कि इसको भारत का रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो आपको एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाएगा कि बताइए भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को, जो कि झारखंड में अवस्थित है। और वहाँ से बिहार के 4 जिले कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया, ये तमाम जो बिहार के ज़िले हैं ये क्या करती है दोस्तों, उससे सीमा साझा करती है। तो आपको ये ध्यान रखना। तो दोस्तों बिहार में खनिज तो बिल्कुल न के बराबर है। थोड़ा बहुत जो खनिज पाया भी जाता है तो वो बिहार का जो दक्षिणी जिला है, जो छोटा नागपुर की पठारी से सीमा साझा करती है, इन इलाकों में थोड़े बहुत खनिज देखने के लिए मिलता है। आपको पता है दोस्तों कि 15 नवंबर 2000 का दिन एक ऐसा विनाशक दिन था जिस दिन बिहार के लगभग क्या दोस्तों, जितने भी खनिज संपदा था वो खनिज संपदा वाले क्षेत्र को अलग करके भारत का एक नए राज्य के रूप में झारखंड को गठन किया गया था। तब से लेकर बिहार में खनिजों की अभाव है। और बिहार का कुछ जो सीमावर्ती जिला है, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया, इन जिलों में थोड़े बहुत खनिज देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये झारखंड से सीमा साझा करती है। और झारखंड पूरी तरीके से खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य के रूप में जाना जाता है। खास तौर पे कोयले वगैरह के लिए झारखंड काफ़ी मात्रा में जाना जाता है। तो आपको ये गेसिंग करना है दोस्तों कि उत्तरी बिहार में तो खनिज होगा ही नहीं, या खनिज कहाँ पे होगा दोस्तों, तो खनिज होगा दक्षिणी बिहार में। और दक्षिणी बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जिले में कुछ हद तक जो खनिज है वो मिलता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि बताइए बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है, तो वो पाया जाता है दोस्तों पायराइट्स, और ये रोहतास में पाया जाता है। रोहतास में पाया जाता है पायराइट्स, है ना। पायराइट्स जो खनिज है ये बिहार में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि बिहार के रोहतास जिले में पाया जाता है। और ये इसलिए पाया जाता है क्योंकि छोटा नागपुर के पठार में भी ये खनिज है, और रोहतास है जो छोटा नागपुर के पठार से सीमा साझा करती है, इसलिए, है ना। तो इस प्रकार हमने क्या देखा दोस्तों कि बिहार का जो दक्षिणी इलाका है, दक्षिणी इलाकों के 4 जिले कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया, ये छोटा नागपुर के पठार से सीमा साझा करती है। इसीलिए इसमें थोड़ी सी जो खनिज की मात्रा है वो पाई जाती है। तो यहाँ पे आप गेसिंग कर सकते हैं दोस्तों। हमने इतना बताया, आप एग्ज़ाम देने चले गए, एग्ज़ाम में आया क्वेश्चन दोस्तों कि बताइए खनिज से संबंधित उद्योग बिहार के कौन क्षेत्रों में पाया जाता है। आपको ऑप्शन दे दिया उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार, इस तरीके का आपको ऑप्शन दे दिया। हमने तो ये बताया नहीं कि खनिज से संबंधित उद्योग कौन से इलाके में पाया जाता है। हमने बस ये बताया कि बिहार के जो बिहार के अंदर है खनिज की बहुत ही अभाव मिलती है, थोड़े बहुत खनिज है भी तो बिहार के दक्षिणी इलाकों में है। तो यहाँ से आप गेसिंग करेंगे कि खनिज जहाँ पे होगी वहीं पे उसी इलाके में ही तो खनिज से संबंधित उद्योग लगाए जाएंगे, है ना। सिंपल सी बात है दोस्तों, जिस इलाके में खनिज की बहुलता होगी उस इलाके में खनिज से संबंधित उद्योग लगाए जाएंगे। हाँ, बिहार का जो मैदानी भाग है दोनों तरफ उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार दोनों तरफ गहन मात्रा में खेती किया जाता है, बहुत मात्रा में खेती किया जाता है, इसीलिए यानी कृषि किया जाता है। इसीलिए आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए बिहार के किस इलाके में है जो कृषि से संबंधित उद्योग लगाए जाते हैं, सर्वाधिक लगाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, उद्योग है जो दोनों इलाके में लगाए जा सकते हैं। जैसे उत्तरी बिहार में भी कृषि होता है और दक्षिणी बिहार में भी होता है, लेकिन उत्तरी बिहार में अत्यधिक कृषि होता है, इसीलिए जूट वगैरह से संबंधित जो उद्योग है ये आपको उत्तरी बिहार में ही, पश्चिम चंपारण, ये सब क्षेत्रों में देखने के लिए मिलेगा। जबकि दक्षिणी बिहार दोस्तों सब्जियां वगैरह के लिए काफ़ी प्रचलित है। इधर सब्जियां और मोटे अनाज के तौर पे चावल, मक्का, गेहूं, ये सब का उत्पादन किया जाता है। तो इनसे संबंधित है जो क्या है दोस्तों, यहाँ पे उद्योग खोले जा सकते हैं। तो ये आपको क्या करना, एक ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट बनाना है।
कि प्रश्न अगर हम जो प्रश्न नहीं भी पढ़ के गए हैं उसको हम एग्जाम में सही कर सकते हैं अपने गेसिंग पावर से, है ना। तुक्का नहीं लगाना, गेसिंग करना है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे खनिज होगा वहीं पे खनिज से संबंधित उद्योग लगाए जाएंगे, जहाँ पे कृषि होगा वहीं पे कृषि से संबंधित उद्योग लगाए जाएंगे। सिंपल सी बात है दोस्तों, जहाँ पे नशा करने वाले लोग होंगे वहीं पे तो नशे से संबंधित जो चीज़ें हैं वो बनाया जाएगा और उसको बेचा जाएगा। तो वही बात यहाँ पे भी है। तो हम लोगों ने एक ओवरऑल बिहार का जो भौतिक विभाजन है इसको हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग दोस्तों एक बार इसको रिकॉल करते हैं। जैसे हमने क्या बताया कि बिहार का भौतिक विभाजन को 3 चरणों में देखा जा सकता है। उत्तर का पर्वतीय भाग, बीच का जो मैदानी भाग है वो, उसके बाद है दोस्तों सबसे नीचे का जो दक्षिण का जो पठारीय भाग है वो। पर्वतीय भागों को 3 भागों में बांटा गया। बिहार के 932 किलोमीटर स्क्वायर में पर्वतीय भाग पाया जाता है। जो पर्वतीय भाग दोस्तों शिवालिक श्रेणी का अंश है ना, और ये 932 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। पर्वतीय भागों को 3 भागों में बांटेंगे। रामनगर दून, सोमेश्वर की पहाड़ी, दून घाटी, ये सब तमाम जो घाटियाँ दोस्तों इसको हम लोग पर्वतीय भागों में देखेंगे, क्योंकि पर्वतीय इलाकों में ही दून पाया जाता है ना। सोमेश्वर की पहाड़ी की कहानी हमने बताया था कि सोमेश्वर की पहाड़ी एक और त्रिवेणी नहर है, दूसरी ओर भीखना ठोरी है। तो त्रिवेणी नहर और भीखना ठोरी एक इलाका है, ये दोनों के बीच में अवस्थित है सोमेश्वर की पहाड़ी। 2011 के बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था कि बताइए सोमेश्वर की पहाड़ी कौन से नहर के किनारे अवस्थित है। तो आपको बताना है दोस्तों, क्या आपको बताना कि त्रिवेणी नहर बिहार की मात्र इकलौती नहर है, उसके किनारे सोमेश्वर की पहाड़ी अवस्थित है। फिर हमने देखा कि बिहार का मैदानी भाग, तो गंगा नदी बिहार के 2 बराबर भागों में बांटती है। यही कारण है कि ऊपर वाले इलाके उत्तरी मैदानी भाग और नीचे वाले इलाके दक्षिणी मैदानी भाग के नाम से जाना जाता है। तो मैदानी भागों को 2 क्षेत्रों में बांटेंगे, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। बिहार का जितना क्षेत्रफल है उसका लगभग 95% जो भाग है दोस्तों ये मैदानी भाग ही है। उत्तरी बिहार जो है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दक्षिणी बिहार सूखा के लिए प्रसिद्ध है ना। उत्तरी बिहार में बाढ़ इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे जितने भी नदियाँ हैं, हिमालयन नदी है, हिमालयन नदियों का जो गतियाँ होती है काफ़ी तेज होती है, ढाल अत्यधिक होती है, जिसके कारण इसमें पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। और यही कारण है कि यहाँ पे हमेशा बाढ़ आती है। और बाढ़ के साथ साथ बाढ़ अपने साथ एक अवसाद के रूप में नवीन जलोढ़ मिट्टी लाती है, जिसको खादर कहते हैं और जो कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। जबकि दक्षिण बिहार की बात करें तो यहाँ पे निकलने वाली जो छोटे छोटे नदियाँ हैं, जैसे सोन नदी, फल्गु नदी, पुनपुन नदी, ये सब जितने भी नदियाँ हैं दोस्तों ये छोटे छोटे नदियाँ हैं जो या तो झारखंड के क्षेत्र से या फिर विंध्याचल पर्वत के क्षेत्रों से निकलकर आती है। इन नदियों में उतनी ढाल, उतनी गतियाँ नहीं होती है जितनी कि उत्तरी बिहार की नदियों में होती है। यही कारण है कि इधर सिर्फ वर्षा ऋतु में ही पानी पाए जाते हैं, बाकी दिनों में ये सूखा क्षेत्र पाया जाता है। यही कारण है कि बिहार का दक्षिणी इलाका सूखा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तो हमने देखा मैदानी भाग। अब बात करें दोस्तों तीसरे भाग जो कि दक्षिण का जो पठारी भाग है वो, तो बिहार का जो दक्षिण का पठारी भाग है वो मुख्य रूप से कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया है। क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर के पठार के कुछ हिस्से इन जिलों में पाया जाता है, अर्थात ये छोटा नागपुर के पठार से सीमा बनाती है ना। यही कारण है दोस्तों कि बिहार में थोड़े बहुत खनिज जो भी पाया जाता है ये इन्हीं इलाकों में पाया जाता है। जैसे दोस्तों बिहार में सबसे ज़्यादा कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो पाइराइट्स पाए जाते हैं, और कौन से ज़िले में, रोहतास में पाए जाते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। जहाँ पे दोस्तों खनिज होंगे वहीं पे खनिज से संबंधित उद्योग खोले जाएंगे, और जहाँ पे कृषि होंगे वहीं पे कृषि से संबंधित उद्योग खोले जाएंगे। हमने बताया कि दक्षिणी इलाकों में खनिज पाया जाता है, इसलिए खनिज से संबंधित जितना भी उद्योग है ये सभी दक्षिणी इलाकों में लगाए जाएंगे। और कृषि जो है दोनों भाग में होता है, इसलिए दोनों भाग में जो कृषि से संबंधित उद्योग है वो खोले जाएंगे। बल्कि अपने अपने जो क्या है दोस्तों स्वरूप है उस
उसके आधार पे खोले जाएंगे। जैसे उत्तर की तरफ जूट होता है तो जूट से संबंधित उद्योग उत्तर की ओर होगा। जो दक्षिण की तरफ है यहाँ पे मोटे अनाज होता है तो मोटे अनाज से संबंधित उद्योग दक्षिणी बिहार में खोले जाएंगे। तो ये एक ओवरऑल क्या है दोस्तों, एक जानकारी है बिहार का भौतिक विभाजन के बारे में। तो आज के वीडियो को क्या करते हैं दोस्तों, यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस मैप को समझ गए होंगे। अगर आप मैप को समझ गए तो आपको सारे जानकारी आपके दिमाग में होंगे। जब सारे जानकारी दिमाग में होंगे तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको आसानी पूर्वक क्लियर करेंगे और इनसे जुड़े प्रश्नों को आप आसानी पूर्वक सॉल्व करके आएंगे बिल्कुल सही। तो चलिए यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग बिहार की नदियाँ को समझेंगे। जब बिहार की नदियों को देखेंगे तो हम लोग आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि बिहार की नदियों के बारे में यहाँ पे भी डिस्कस किया जा चुका है। तो अगले जो क्लास होगा उसमें बिहार की नदियाँ के बारे में आप लोग आसानी पूर्वक समझ पाएंगे, है ना। चलिए।